हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान को क्यों पढ़ना जरूरी है। इसे क्लास 6 से ही क्यों इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये विषय स्कूली स्तर से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और हम यहाँ एनसीईआरटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये किसी भी एग्जाम के लिए बेसिक फाउंडेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी किताब है जो हमारे विषय के प्रति समझ, उसकी शब्दावली और साथ ही साथ उस विषय की मूलभूत समझ को आधार प्रदान करता है। इसी के क्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान क्यों। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी 2020 के बाद 2023 में लिखी गई किताब है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लिखी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के अंदर रटने की प्रवृत्ति को कम करना, समझ, रचनात्मक दृष्टिकोण और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास करना है। इसी क्रम में कुछ ऐसे एग्जाम जैसे स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर एग्जाम में भी जो मूलभूत सवाल आते हैं, उनको समझने के लिए ये किताब सबसे बुनियादी किताब हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है। तो सामाजिक विज्ञान को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंतर्गत हम भारत और विश्व की भूभाग, उनके निवासी के बारे में जानते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में सबसे जरूरी चीज है किसी भी चीज देश की भौगोलिक स्थिति को जानना, पृथ्वी के बारे में जानना कि ग्रह कैसे बना, ग्रह पे पानी कैसे आया, इसके आसपास जीव जंतु कैसे रहने आए, फिर हम जिस देश में हैं उस देश का क्षेत्रफल क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। फिर आता है अतीत के चित्रपट यानी इतिहास, यानी इस पर मानव की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानना। तीसरा है हमारी सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपराएं, यानी ये कल्चर से संबंधित है, जिसमें हम जानते हैं कि अगर 2000, 3000, 4000 साल पहले से हमारी सभ्यता है तो हम उनसे क्या सीखते हैं, कैसे 5000 साल पुरानी चीज भी आज कंटिन्यू चली आ रही है। फिर है शासन और लोकतंत्र। देश के अंदर इतनी बड़ी आबादी, कम संसाधन को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन सी शासन की विधि है, कौन सा लोकतंत्र भारत में है, राजतंत्र कैसे था, इसकी तुलना भी कर सकते हैं। लोकतंत्र की जरूरत क्यों है। पांचवा है हमारे आसपास के आर्थिक जीवन। आप समझ सकते हैं कि बिना आर्थिक के ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि हम अपने घर, अपने जिले, अपने स्टेट के साथ साथ अपने देश की पूरी अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। इसी के क्रम में हम ये बात समझ गए कि सामाजिक विज्ञान इन पांच मुख्य विषयों का इन पांच मुख्य विषयों को जोड़ करके बनाया जाता है, जो किसी भी नागरिक को अपने देश के प्रति, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए जरूरी हो। इसी के साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी एक कहानी के रूप में चलती है। एक सवाल खड़ा होता है, जैसे इसमें एक सवाल आया हुआ है कि झील में पानी कहाँ से आ रहा है। कभी आपने सोचा है सड़क का निर्माण किसने और क्यों किया। जब पहली बार सड़क बना होगा तो क्यों किया होगा। अब झील में पानी कहाँ से आ सकता है, किसी नदी से आ सकता है,
सड़क का निर्माण किसने किया, क्यों किया? यातायात को सरल बनाने के लिए, यातायात को तेज गति देने के लिए बनाया गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुंचने के लिए बनाया गया। इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे, उनको क्या इतिहास रचा होगा, उनका क्या भविष्य है, इन सभी प्रश्नों के साथ ये किताब शुरू होती है। तो किताब कहती है कि हम 21वीं सदी में हैं। यदि आप इसे समझ सके हैं तो जल्दी ही इसके बारे में पढ़ेंगे। 21वीं सदी, 21वीं सदी का मतलब होता है सन 2000 के बाद 1999 तक क्या था, 20वीं सदी था। और जैसे ही 2000 लगा, इसको कहते हैं 21वीं सदी। ठीक है। 21वीं सदी में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब कोई कहे 18वीं सदी, तो 18वीं सदी का मतलब होता है कि 1799 तक क्या है, 18वीं सदी है। तो दोस्तों, यदि आप 21वीं सदी को समझ गए हैं तो हम आगे बढ़े। इस बात से सभी सहमत हैं कि यह सामान्य मानव सभ्यता के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ तकनीक में तीव्र विकास हुआ, 21वीं सदी में तकनीकी का तीव्र विकास हुआ है, जिसने हमारी जीवन शैली में विभिन्न बदलाव किए हैं। दूसरी ओर इस समय संसार विभिन्न युद्धों, सशस्त्र संघर्षों और बढ़ते सामाजिक तनाव का सामना कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि 21वीं सदी की खास बात यह है कि तीव्र विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? तकनीक का। दूसरा बता रहा है कि यहाँ पे कुछ समस्या भी है। समस्या क्या चल रही है? वो है युद्ध, संघर्ष, सामाजिक तनाव। ठीक। हमारे ग्रह के प्राकृतिक पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ रहा है। सी ये बात समझने की जरूरत है कि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, लोगों के अंदर उपभोगवादी नेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता जाता है। हम असाधारण संभावनाओं के युग में असामान्य चुनौतियों के साथ साथ जीवन कर यापन कर रहे हैं। असाधारण संभावनाओं के युग में ये कह रहा है कि 21वीं सदी में संभावनाओं की कमी नहीं है, लेकिन इसी के साथ असामान्य चुनौतियां भी हैं। यानी ऐसी चुनौतियां हैं जो आप पहले से इसको भाप नहीं सकते, अचानक से हो सकती है, जो एक क्रम में नहीं है। जैसे अभी हाल ताज में बहुत रैंडम चक्रवात आ जाते हैं, जहां बारिश होती थी वहां बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अन्य सामाजिक जीवन में भी लोग बहुत जल्दी अपने अंदर सहनशीलता को खो देते हैं, लोगों से लड़ाई करने लगते हैं। तो ये सब चीजें समाज के लिए चुनौती है। विश्व भर में अधिकाधिक लोग यह सोच रहे हैं कि मानव सभ्यता के समझ आने वाली समस्याओं को किस प्रकार हल करें, हमारा समाज किस प्रकार शांति और समरसता के साथ जीवन जीना सीखे, हम किस प्रकार से इस सुंदर ग्रह पृथ्वी की रक्षा न केवल अपने लिए अपितु इस पर रहने वाले सभी प्रजातियों के लिए करें।
तो आप समझ सकते हैं कि विश्व भर में इस समय सबसे ज्यादा जो सोचने वाली बात है कि हम पृथ्वी की रक्षा कैसे करें ताकि सभी प्रजातियां इस पे जीवित रह सके। जो वर्तमान में खास से ग्लोबल वार्मिंग की एक समस्या आई है उसके परिप्रेक्ष्य में बात कही गई है। यह मौलिक प्रश्न बहुत सरल है परंतु इसके उत्तर उतने सरल नहीं हैं। यह सरल हो भी नहीं सकते क्योंकि मानव समाज अधिक विविध एवं जटिल है। यदि हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजना एवं उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें विश्व को और विशेष रूप से मानव समाज को समझना होगा। यदि यही सामाजिक विज्ञान का सार है। सामाजिक विज्ञान क्या है? अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप बताएंगे कि मानव समाज बहुत जटिल है और विविध भी है और मानव समाज को समझना और उसके उज्जवल भविष्य के लिए नई संभावनाओं को खोजना सामाजिक विज्ञान कहलाता है। आप सोच रहे होंगे कि मान सामाजिक विज्ञान भौतिक या रसायन विज्ञान की कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। सामाजिक विज्ञान भौतिक या रसायन विज्ञान की तरह कोई विज्ञान है, किंतु ऐसा नहीं है। यह विषय जहां तक संभव है वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। इसका उपयोग करता है वैज्ञानिक तरीकों का, लेकिन इसका केंद्र मानव समाज है जो स्वयं में इतना विविधतापूर्ण है कि विज्ञान की तरह निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाने और निश्चित परिणामों को प्राप्त करने की संभावनाओं को छेड़ कर देता है। एक सवाल आता है आपसे, कोई अगर पूछे कि सामाजिक विज्ञान को विज्ञान क्यों कहते हैं, क्या वो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान की तरह है? तो आपको कहना है कि ऐसा नहीं है, लेकिन यह विषय भी वैज्ञानिक तरीका को अपनाता है क्योंकि मानव समाज इतना विविधतापूर्ण है, उसको सही ढंग से आगे बढ़ने के लिए और देश के अंदर मानव समाज के अंदर शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को रक्षा करने के लिए हम जिस क्रमबद्धता बद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं वो विज्ञान की कैटेगरी की तरह हो जाता है। सामाजिक विज्ञान के उप विषय हैं भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि। आप समझ सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। इसमें बहुत सारे विषय जुड़े हुए हैं, जैसे भूगोल है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है। आप देखेंगे सारे विषय मानव की उत्पत्ति, मानव को राजनीति, इतिहास, उसके आर्थिक स्थिति को, की सांस्कृतिक स्थिति को समझने से ही संबंधित है। आपको इन शब्दों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कुछ उप विषयों का अध्ययन आप माध्यमिक स्तर पर करेंगे। मध्य स्तर पर हमने इस तरह का वर्गीकरण नहीं किया है, इसकी जगह हमने 5 प्रमुख विषयों का उपयोग किया है। आइए इस पर एक दृष्टि डालें। तो भारत एवं विश्व, भूभाग एवं उनके निवासी। भारत और विश्व यानी हम इसमें क्या पढ़ते हैं? इस विषय में हमारे आसपास की भौगोलिक दुनिया की बुनियादी बातें एवं हमारे ग्रह की कुछ मुख्य विशेषताओं, उन्हें मानचित्र दर्शाने का तरीका शामिल है। यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम मोबाइल पर शानदार मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं। कह रहा है कि यह विषय महत्वपूर्ण क्यों है जबकि मोबाइल पर हम मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में यह विषय मानचित्रों से इतर भी चर्चा करता है। इस विषय के माध्यम से पता चलता है कि संपूर्ण इतिहास के दौरान मानव सभ्यता के
फलने फूलने में भौगोलिक संरचनाओं जैसे समुद्र, पर्वत, नदियां आदि ने किस प्रकार भूमिका निभाई? भारत के संदर्भ में यह विषय बताता है कि भारत की प्राकृतिक अवस्थिति ने उसकी प्राचीन सभ्यता को किस प्रकार अनोखी पहचान प्रदान की। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि किसी देश की लोकेशन से ये तय हो जाता है कि उसका इतिहास भी कैसा होगा। इतिहास पे जो प्रभाव पड़ा हुआ है इस समय, उसमें भौगोलिक स्थिति की बहुत बड़ी हाथ है। जैसे भारत में यहाँ पे हिमालय है, हिमालय यहाँ है। हिमालय की संरचना आप देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ अरावली है, ये नीलगिरी पर्वत है, यहाँ नदी बह रही है, सिंधु नदी बह रही है, यहाँ नदियां गंगा बह रही है, यमुना बह रही है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ समुद्र है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी देश का इतिहास उसकी भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होता है। तो यदि आपको उस देश में पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, मौसम पता होगा, तब आप समझ सकेंगे कि उस देश का इतिहास कैसा होगा और उस देश का वर्तमान कैसा है और आने वाले समय में कैसा रहेगा, क्या परिवर्तन हो सकता है। इसी के साथ ही दूसरा, अतीत के चित्रपट। चित्रपट कैनवास जैसा एक बड़ा टुकड़ा होता है जिस पर चित्र एवं डिजाइन बने होते हैं। कभी कभी ये ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। इसे आमतौर पर दीवार पर लटका कर रखा जाता है। इस चित्रपट में अतीत का चित्रण हम भारत के अतीत से करना आरंभ करेंगे। शायद आप यह सोच रहे होंगे कि अतीत को लेकर चिंतित क्यों होना चाहिए। वास्तव में यही वर्तमान को समझने की कुंजी है। ये आप बहुत ही बेहतरीन लाइन है जो आपको पता होना चाहिए कि हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं। हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि यह वर्तमान की कुंजी है। वर्तमान की क्या है? कुंजी है। और इस विषय में दिए गए अध्याय आपको इसके बारे में अधिक स्पष्ट करते दिखेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अतीत हमारी पहचान को मुख्य स्रोत है। कहने का आशय है कि जो हमारा अतीत है हमारी पहचान का मुख्य स्रोत है, जो हमें समझने में सहायता करता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। अन्य शब्दों में कहें तो अतीत हमारे साथ है, क्योंकि दुर्भाग्य से इतिहास केवल सुखद विकास यात्रा नहीं है, अपितु यह लोगों, सरकारों, शासकों द्वारा की गई गलतियों एवं उन गलतियों के कारणों को समझने में हमारी सहायता करता है। आप समझ गए हो कि इतिहास क्यों जरूरी है। मानव कैसे आया, मानव का विकास कैसे हुआ, मानव ने कैसे सभ्यता को अपनाया, कैसे रूढ़िवादिता आई, कैसे प्रथाएं आई, कौन राजा आए, कौन सा शासन आया, कैसे शासन किए, क्या गलतियां किए, उन सब से हमें सीखने को मिलता है, ताकि हम वर्तमान में आने वाले समय में वो गलतियां ना करें और की गई गलतियों को सुधार सके। इसको समझने के उपरांत ही आशा है कि इन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। फिर हम तीसरे देखते हैं तो हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं ज्ञान परंपराएं। दोस्तों, प्रायः ऐसा माना जाता है कि भारत की संस्कृति अत्यंत समृद्ध एवं प्राचीन है। यह सत्य भी है, परंतु इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? भारत की संस्कृति का आपको पता होगा, आप आगे पढ़ेंगे भी। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो बहुत पुरानी है, लगभग 2600 ईसा पूर्व, यानी आज से
5000 साल पहले से ही भारत में एक उन्नत सभ्यता रही है, उन्नत संस्कृति रही है, एक समृद्ध संस्कृति रही है। परंतु इसके बारे में और जानने के लिए, इसकी मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में जानने के लिए भारतीय इतिहास में इस प्रकार में यह किस प्रकार प्रकट हुए, हमारे समय की समस्याओं को सुलझाने में किस प्रकार सहायक होंगे, यह कुछ प्रश्न है जिनका अन्वेषण इस विषय में किया जाता है। फिर हम देखेंगे शासन और लोकतंत्र। प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश की राजनीतिक कार्यप्रणाली की समझ होनी चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों। आप समझिए कि दुनिया में लगभग 208 देश हैं, लेकिन भारत ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी लोकतंत्र वाला देश है, क्योंकि हमारी आबादी 142 करोड़ से अधिक है। क्षेत्रफल हमारे पास कम है, पर हमारे पास आबादी ज्यादा है, हम एक लोकतंत्र है। यह विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली विस्तृत शासन प्रणाली अपनाई गई है। ये बता रहे हैं कि भारत में शासन के विभिन्न स्तर हैं, जैसे केंद्र सरकार होता है, फिर राज्य सरकार होता है, फिर स्थानीय सरकार होता है। तो तीन तो यही हो गए। उनके अधिकार क्या हैं एवं उनके कर्तव्य या धर्म क्या है। यानी अगर शासन प्रणाली है जिसमें लोग भागीदारी करते होंगे, तो किस प्रकार लोग भागीदारी